हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों पोटेंशियल तक का टॉपिक लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था। पोटेंशियल हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अब हम इन सब चीजों की एक एप्लीकेशन करने वाले हैं, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है। अब कैपेसिटर जो है ना, दैट इज एक्चुअली डिवाइस। ये हमें मार्केट में मिल जाता है और सर्किट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी बहुत सारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं और जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं वो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर एक्चुअली इट इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हम कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और फिर उस चार्ज को हम फर्दर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं किसी और काम के लिए। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर होती है? एक सिंपल सा मॉडल में अगर आपको बताऊं तो हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, शीट्स ऑफ मेटल्स। ये मैं कैपेसिटर के बारे में बता रहा हूँ, एक्चुअल कैपेसिटर। हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे वो हम बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल मॉडल है कि हमारे पास दो इस तरह से मेटल की शीट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज है उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, तो इस रीजन में हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को किसी डिवाइस के साथ अप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब, छोटा सा एलईडी ले लिया हमने, उसके साथ दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर बल्ब में से करंट फ्लो करेगा। मींस जो एनर्जी हमने स्टोर कर रखी है उस एनर्जी को हमने इस बल्ब को ऑन करने में यूज कर लिया। तो ये इसकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं। एंड दिस डिवाइस, दिस अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर किया, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर किया और वो कैपेसिटर बन गया, ठीक है। ओके, अब कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस इसकी एबिलिटी है। कैपेसिटेंस इज एक्चुअली इट्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज अपने ऊपर स्टोर करके रख सकता है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज तो हम कंडक्टर पे भी स्टोर करते हैं हमेशा, जैसे हमारे पास एक सिंपल आइसोलेटेड कंडक्टर है लाइक दिस, हैविंग सम रेडियस r, है ना। तो ये एक स्फीयर है, लेट अस सपोज इट इज अ मेटल स्फीयर। तो अभी तक हमने इसे पोटेंशियल में देखा था कि वी कैन गिव सम पॉजिटिव चार्ज टू दिस मेटल स्फीयर, है ना। वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है, ऐसे ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे स्टोर हो जाता है ना। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा है ऑलरेडी। ये क्या है? दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। मींस से कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो फिर कैपेसिटर क्यों चाहिए? इस तरह का अरेंजमेंट हमें क्यों चाहिए? हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास एक आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है लाइक दिस, लेट अस सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ कंडक्टर मेटल, और हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट किया, क्यू चार्ज हम इस पे स्टोर कर रहे हैं। तो वो चार्ज जो है इस तरह से इसके सरफेस पे रिजाइड करेगा लाइक दिस। क्योंकि मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जिसे हमने पोटेंशियल के चैप्टर में पढ़ा, और जितना चार्ज है सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही स्टोर करता है, सरफेस पे ही रिजाइड करता है, ठीक है। इस चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है इसकी शेप पे। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करती है। देखो, जहां पर ये कंडक्टर थोड़ा सा नुकीला है, जहां पर कॉर्नर्स हैं इस कंडक्टर के, वहां पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। जहां पे फ्लैट सरफेस है वहां पे चार्ज कम होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे बनाऊं सिग्मा 1 और यहाँ पे लेट अस सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2, ठीक है जी। तो ये चार्ज हम इसको स्टोर करते जा रहे हैं, तो क्या वहां पर कोई लिमिट होनी चाहिए चार्ज को स्टोर करने की? यस, देयर इज ए लिमिट। कैसे लिमिट? एक तो इसके साइज पे डिपेंड करेगा कि हम कितना चार्ज इस पे स्टोर कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमने बहुत बड़ा कंडक्टर ले लिया, उसका साइज बहुत बड़ा है कि हम उस पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये डिपेंड करेगा इसकी शेप पे। जैसे यहाँ पे शेप आपको नजर आ रही है, तो जहां पर ये नुकीले एंड्स होंगे वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ज्यादा होगी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पर ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी मोर। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं E1, यहाँ लिख लूं E2, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर देन E2। एक तो ये बात समझने वाली है। ओके, अब मतलब चार्ज देते जाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इस रीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने चार्ज इसको दे दिया, चार्ज को देने से इसके अराउंड अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, कैसे लगाएगी फोर्स, लेट अस सी। मान लेते हैं ये एयर का एक मॉलिक्यूल है, एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, उसमें से हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया। ये उस मॉलिक्यूल की शेप है नियरली स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। ओके, इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमते रहते हैं। अब मान लेते हैं इसके अराउंड यहाँ पर ये कंडक्टर का एंड था, ये वाला पोर्शन, जहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सेटअप हो रखी है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस एयर के मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा। पॉजिटिव उधर जाएगा, नेगेटिव उधर जाएगा, है ना। इससे क्या होता है कि जो एयर का मॉलिक्यूल है उसकी शेप थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज ऐसे हो गया और पॉजिटिव यहाँ चला गया। ठीक है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज गेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया, डाइपोल बन गया। पहले डाइपोल नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर सेम था, ये डाइपोल बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, चलो अब इमेजिन करो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगी, ये चार्ज हम देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इंक्रीज हो रही है। तो उससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इंक्रीज होती चली जा रही है तो उस केस में ये जो मॉलिक्यूल है इसकी सेपरेशन भी वैसे ही इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, सेपरेशन नेगेटिव पॉजिटिव, और थोड़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी तो नेगेटिव और ज्यादा इसके पास आ जाएगा, पॉजिटिव और दूर चला जाएगा। तो देयर इज सम लिमिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एट सम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में से निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होने से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, सेपरेट हो गया। वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर का वो लीक होना स्टार्ट हो गया। आप इधर से देते चले जा रहे हैं और यहाँ पर एयर का ब्रेकडाउन हो गया। एयर इज सराउंडिंग मीडियम हेयर, लेट अस ड्रॉ द एयर। ये एयर है मान लेते हैं। तो एयर जो सराउंडिंग मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के कारण जो चार्ज हम दे रहे थे वो चार्ज उस पर रिजाइड होने के कारण उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी साइड से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया। मींस जो मैक्सिमम चार्ज आप किसी कंडक्टर को दे सकते हो, एक तो उसके साइज पे डिपेंड कर गया, दूसरा उसकी शेप पे भी डिपेंड कर गया। उसकी शेप अगर इस तरह की होगी, उसमें नुकीले एंड्स होंगे, उसमें कॉर्नर्स होंगे, तो कॉर्नर से जो चार्ज है वो एयर को लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दो चीजें ये होगी, साइज एंड शेप, एंड द थर्ड पैरामीटर इज सराउंडिंग मीडियम। अगर यहाँ एयर की जगह कोई और मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो वाटर में क्या होता है, वाटर में ये जो पोलराइजेशन है जल्दी हो जाती है, पहले हो जाती है। ठीक है, तो उसमें फिर आप कम चार्ज स्टोर कर पाओगे। तो तीसरा जो कैपेसिटेंस है मींस द एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, तो वी हैव सम पैरामीटर्स ऑन व्हिच द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। लेट अस राइट दोस पैरामीटर्स। नंबर 1, साइज of conductor. Number 2, shape of conductor. And number 3, surrounding medium. Surrounding medium.
ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये लिमिट करते हैं कि हम कितना चार्ज किसी कंडक्टर को दे सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस आइसोलेटेड कंडक्टर, ये अगर हम स्फेरिकल शेप का एक कंडक्टर ले लें जिसकी रेडियस r है, उस स्फेरिकल शेप के कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होगी C, वो कितनी होगी? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, हम कैपेसिटर की भी डिफाइन करेंगे, अभी हम कंडक्टर की लिख रहे हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर की। क्या होता है देखिए, अगर हम किसी कंडक्टर को Q चार्ज देते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल राइज होगा। अगर इसकी रेडियस r है, Q चार्ज आपने इसको दे दिया, तो आपको पता है उसका पोटेंशियल होता है KQ/R, मींस जितना आप Q बढ़ाते जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मींस द चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। नाउ यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है C, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो C का फॉर्मूला है Q/V, मींस इट इज बेसिकली द चार्ज पर यूनिट वोल्ट, है ना। 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम कितना चार्ज दे सकते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। हम कैसे डिफाइन करते हैं, इफ द राइज ऑफ पोटेंशियल, अगर हम बोले कि भाई हमने कुछ चार्ज Q दे दिया और राइज ऑफ पोटेंशियल कितना आ गया, उसका 1 वोल्ट आ गया, तो कैपेसिटेंस चार्ज के बराबर आ जाएगी बच्चे, है ना। C हम V को 1 पुट कर देंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस क्या होती है, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise its potential by 1 volt with respect to infinity, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट हमने रखा है यहाँ पर वो इन्फिनिटी के विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंडक्टर, हम आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात होगी कि भाई पहले इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल था V, वो 0 था विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, हमने कोई चार्ज नहीं जब उसको दिया। जब हमने उसको Q चार्ज दे दिया तो उसका पोटेंशियल जितने चार्ज में 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा उतना चार्ज ही उसकी कैपेसिटेंस है। दिस इज द डेफिनेशन। बेसिक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, C इज इक्वल टू Q/V, वेयर Q इज चार्ज गिवन, जितना हम चार्ज उसको दे रहे हैं, अपॉन V इज पोटेंशियल डिफरेंस। हम अभी बोलेंगे पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी जो 0 है। जब हम 2 कंडक्टर्स की बात करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, चार्ज गिवन पर यूनिट वोल्ट। वेरी वेरी सिंपल। अब इसका जो SI यूनिट है बच्चे, इसका SI यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का, दैट इज कॉल्ड फैरेड, 1 फैरेड। अब 1 फैरेड कितना होता है, 1 फैरेड कैपेसिटेंस होती है जब आप 1 कूलम चार्ज दो, किसी कंडक्टर को आपने ले लिया, उसको आपने कितना चार्ज दिया, 1 कूलम, और उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, 1 वोल्ट, पोटेंशियल हो जाए 1 वोल्ट, that is 1 coulomb per volt. That capacitance is called 1 farad capacitance. Now it depends upon the size and shape of conductor basically, क्योंकि हम जो चार्ज दे रहे हैं वो हम बाहर से दे रहे हैं, पोटेंशियल जो राइज हो रहा है वो उसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे आपको पता ही है कि स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो पोटेंशियल KQ/R है ना, तो उसके रेडियस पर तो डिपेंड करता है ना कि 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। तो ये सब कुछ साइज पे डिपेंड करता है, साइज और शेप दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज देने से पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। मान लो एक कंडक्टर, कुछ एग्जांपल से समझेंगे इसको। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, कोई इस तरह का कंडक्टर, आपने उसको दे दिया जी 100 कूलम चार्ज, और पोटेंशियल देखा इसके सरफेस पर कितना है, इसका सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल देखा जी 1 वोल्ट आ गया। तो मींस इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है दैट इज 100 फैरेड। ये है बेसिकली, अगर आप 100 कूलम चार्ज दे रहे हो और पोटेंशियल अभी 1 वोल्ट राइज हुआ है तो इट्स कैपेसिटेंस इज 100 फैरेड। एक और एग्जांपल, लेट अस सपोज आपने 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज दिया
और उसका जो पोटेंशियल है V दैट बिकम्स 1 वोल्ट। ठीक है, वो 1 वोल्ट हो गया, तो मींस इसकी जो कैपेसिटेंस है दैट इज 10⁻⁻6 फैरेड। तो इस तरह से ये होता है basically ability to store charge. Now let us calculate the size of a spherical conductor. अभी हम क्या कर रहे हैं, size of a spherical conductor to have 1 farad capacitance. तो अभी हमारी ये टास्क है, अभी हम ये करके देखना चाहते हैं कि बच्चों अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, हमने फिक्स कर दिया, तो उस केस में उस स्फेरिकल कंडक्टर का साइज कितना होना चाहिए, ये अभी हमें निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन चाहिए कैपेसिटेंस का, हमें चाहिए फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ C फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब वो स्फेरिकल कंडक्टर होलो हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सॉलिड भी होगा तब भी सारा चार्ज सरफेस पे ही जाना है, और अगर होलो है सिंपल तब भी सारा चार्ज सरफेस पे ही है। तो अंदर तो चार्ज स्टोर होता नहीं कंडक्टर के, चार्ज तो हमेशा सरफेस पे ही रहता है। तो इसलिए दोनों तरह का हो सकता है, इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे। तो इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो बहुत आसान है। देखो, जब भी किसी भी डिवाइस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा देना है Q/V। ठीक है, अब हमने मान लिया कि एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस है R, उसको चार्ज दिया Q। तो बच्चों आपको पता है इसका V का फॉर्मूला क्या है, इसका पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता है ना, हम पिछले चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका पोटेंशियल है 1/4πε0 कैपिटल Q/R, है ना। इसके सरफेस पर इतना पोटेंशियल होगा, हम सरफेस के पोटेंशियल की ही बात करते हैं जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, क्योंकि चार्ज सारा सरफेस पे ही है। तो इसको अभी सॉल्व कर लो, ये Q से Q कट गया तो आंसर सीधा आ गया 4πε0R। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर whose radius is R। ठीक है, ओके। अभी हमें क्या करना है, इसकी रेडियस R आ गई। अभी मेन जो हमारी टास्क थी वो ये थी, हमें साइज निकालना है जी, हमें वो साइज निकालना है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। पहले ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लर्न कर लो। ये कहां पर है, इन वैक्यूम, वैक्यूम में बात हो रही है। इसकी एक और फॉर्म है, वो हम डाइलेक्ट्रिक की बात बाद में करेंगे। वैसे बता देता हूं मैं, अगर इसके अराउंड एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम भर दें, ऐसे इसको डाइलेक्ट्रिक में ले जाएं, डाइलेक्ट्रिक मींस इंसुलेटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आगे जाके और डिटेल में भी करेंगे कैसे ये बनता है। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है जी, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, क्योंकि मीडियम के अंदर उसका जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है। चलिए, ये मीडियम का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी हम देखते हैं 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए कितना साइज चाहिए। तो इफ C इज 1 फैरेड, ये है हमारे पास, देन व्हाट इज R? तो R आपको फाइंड करना है, R कितना है। क्या करेंगे, इसमें हम C को 1 फैरेड पुट कर देंगे और 4πε0, 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁻9, है ना। ये तुम्हें पता है ना, ये सब बच्चों को पता है कि नहीं पता कि ये 9 × 10⁻9 होता है ऐसा यूनिट्स में, और इसका रेसिप्रोकल 4πε0 निकालोगे तो ये आ जाएगा इनटू R। R आपने निकालना है, तो मींस ये फैक्टर इधर चला गया, तो जो रेडियस आई वो आई 9 × 10⁻9 मीटर्स। छोटी रेडियस है, बड़ी रेडियस है, बहुत बड़ी रेडियस है। 1 फैरेड कैपेसिटेंस को बनाना मींस इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए। अर्थ की रेडियस पता कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 10⁻6 मीटर, 6400 किलोमीटर्स ना। तो 6400 किलोमीटर से भी कितना बड़ा, ये आ गया 9 × 10⁻9 मीटर्स। इतना बड़ा स्फीयर चाहिए आपको 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनाने के लिए। मींस 1 फैरेड कैपेसिटर को आप रियलाइज नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में बनाना बहुत डिफिकल्ट है अगर आप सिंगल कंडक्टर लेके चलते रहोगे। लेकिन आज की डेट में 1 फैरेड 2 फैरेड के कैपेसिटेंस हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्या हम मॉडिफिकेशन करें अभी यहाँ पर, जिससे कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की बढ़ जाए।
वो 1 फैरेड बनाना डिफिकल्ट है, तो कैसे इसको बड़ी कैपेसिटेंस, अगर आप यहाँ पर 1 फैरेड की जगह 1 मिली फैरेड भी लिखेंगे, अगर आपने 1 मिली फैरेड की कैपेसिटेंस बनानी है तो देखो यहाँ फिर से 6 का फैक्टर आएगा। माइक्रो फैरेड भी अगर आप लिखो, अगर आपने 1 माइक्रो फैरेड कैपेसिटेंस बनानी है तो यहाँ आ जाएगी रेडियस 9 × 10⁻³ मीटर, है ना, ये भी बहुत बड़ी रेडियस है। अगर आपने 1 पिको फैरेड बनाना है, पिको फैरेड इज 10⁻⁻12, है ना, तो 10⁻⁻12 गुना 9 × 10⁻⁹, तब आपके पास आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻³ मीटर। तो ये अभी थोड़ा रियलाइज होने वाला है। तो 1 पिको फैरेड इज वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस, लेकिन माइक्रो फैरेड के कैपेसिटेंस का इतना साइज चाहिए। माइक्रोफैरेड तो आम सर्किट में हम यूज करते हैं, तो मींस आप एक सिंगल कंडक्टर को एज ए कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते, वो चार्ज को स्टोर करता है बट उसकी कैपेसिटेंस जो होती है दैट इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी स्मॉल। अगर लेट अस सपोज आपके पास हम बात करें जी 10 सेंटीमीटर की रेडियस वाला, 10 सेंटीमीटर की रेडियस आई थिंक यू कैन इमेजिन, वो भी एक बड़ा कंडक्टर बन जाएगा। चलिए 1 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की रेडियस वाला कंडक्टर तो इतना सा होगा, ये छोटी सी स्फेरिकल बॉल, ठीक है, ओके। तो दिस इज द कंडक्टर और इतने साइज का होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। इस पे देखते हैं इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो इसकी कैपेसिटेंस आएगी 1/9 × 10⁻⁹, which is 4πε0 into radius is 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। तो ये बन गया जी 1/9, ये भी ऊपर चला गया तो 10⁻⁻11 फैरेड, है ना। तो ये अराउंड पिको फैरेड का कैपेसिटेंस बनता है, ठीक है। तो बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे सर्किट में, है ना। तो ये सब जो है प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कोई नई तरह की ज्योमेट्री चाहिए चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो अभी जो कैपेसिटर है वो क्या है, अभी हमने कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात करी थी, तो कैपेसिटर एक सिस्टम है ना। कैपेसिटर में ना 2 कंडक्टर्स होते हैं, 2 कंडक्टर्स, एक कंडक्टर से बात नहीं बनती। क्यों 2 कंडक्टर्स होते हैं अभी समझते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको बोल देते हैं कंडक्टर ए। इसको हमने चार्ज दे दिया, तो इसने जितना चार्ज स्टोर करना था मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लिया, और इसकी कैपेसिटेंस आ गई Q/V, where V is the potential difference of this conductor with respect to infinity. Potential difference of A with respect to infinity. This is your V, ठीक है, ओके। अब हम अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ये पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है ना। अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दें, इस V को डिक्रीज कर दें, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, Q तो हमने स्टोर करना है। अगर हम V को छोटा कर दें किसी तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर दें, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैसे डिक्रीज करें विदाउट अफेक्टिंग Q। अगर आप चार्ज कम कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, वो एक तरीका है। लेकिन अगर आपने चार्ज ही कम कर दिया तो फिर कैपेसिटेंस थोड़ी बढ़ी, है ना। तो Q को नहीं चेंज करना, Q को वैसे ही रखना है। हमने नीचे वाले V के फैक्टर को, पोटेंशियल डिफरेंस के फैक्टर को कम करना है, छोटा करना है। तो उसको छोटा करने के लिए क्या किया जाता है, Q को नहीं छेड़ना, हम यहाँ पर इसके पास जस्ट एक और कंडक्टर रख देते हैं, जस्ट एक सिंपल कंडक्टर इसके सामने रख दिया। अब क्या होगा इसको रखने से, ये पॉजिटिव इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे इस सरफेस पे, लेफ्ट वाले सरफेस पर इकट्ठे हो जाएंगे, और यही पॉजिटिव जो इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसके कारण दूसरे सरफेस पर, इसके ऑपोजिट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इंडक्शन प्रोसेस हो गई, नेगेटिव एक साइड इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव दूसरी तरफ चला गया। अब क्या हुआ इससे, अब इससे ये हुआ कि अगर हम इसको पूरा एक सिस्टम मान लें, इन दोनों को अगर हम एज ए कैपेसिटर बोल लें, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, यहाँ माइनस Q आ गया ना, इसको हमने Q दिया था, यहाँ माइनस Q आ गया, इधर प्लस Q आ, तो अब पोटेंशियल तो चेंज हो गया सिस्टम का। यही तो होता था शेल वाले केस में भी, जैसे ही आप कोई और कंडक्टर रखते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर इसका हम पोटेंशियल बोल लें तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल अगर स्फेरिकल लेके चलते तो वही राइट KQ/R, और उसका अगर लिखते तो हम लिखते
के क्यू बाय आर, और फिर अगले का प्लस के क्यू बाय आर। तो आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल ही हो गया, बात तो वही आ गई। नहीं, डिस्टेंसेस भी हैं यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के पास है तो नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा आएगा। वो डिस्टेंसेस, यहाँ तो मैंने सिंपली एक एग्जांपल ली कि ये फर्क पड़ेगा, नई टर्म्स आएंगी, बट आर यहाँ पर सेम नहीं है, डिस्टेंस डिफरेंट है। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के पास है तो वो डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव दूर है वो फिर से इंक्रीज करेगा, बट उसका इफेक्ट कम आएगा क्योंकि उसका डिस्टेंस पॉजिटिव से ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव। तो इससे क्या होता है, इससे ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है सिस्टम का, which is called VA minus VB, that potential difference decreases। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। अब C की डेफिनेशन इस सिस्टम के लिए होगी Q अपॉन VA माइनस VB। वेरी वेरी सिंपल। पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस ही था, जब मैं ये लिख रहा था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तब भी V पोटेंशियल डिफरेंस ही था, लेकिन दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, क्योंकि उसके आसपास कोई कंडक्टर नहीं था। अब दूसरा कंडक्टर आ गया तो इसलिए C is equal to Q upon VA minus VB। तो दिस इज द डेफिनेशन। और अभी यहाँ पर इस सिस्टम की कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ चुकी है। ओके, सेकंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हम एक कंडक्टर को ले आए। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने इस पॉजिटिव को यहाँ से उड़ा देना है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव सिस्टम का पोटेंशियल अभी बढ़ा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको ग्राउंड करूंगा, अर्थ करूंगा, मीन्स यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दूंगा, उस वायर को मैं ग्राउंड के साथ अर्थ में डाल दूंगा। जब हम डिवाइस बनाते हैं तो वहां एक ग्राउंड की वायर साथ साथ चलती होती है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ग्राउंड की वायर साथ साथ चलती है। हम उस ग्राउंड के साथ इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टेप 2 इज ग्राउंडिंग। व्हेन वी डू ग्राउंडिंग, अर्थिंग भी बोलते हैं इसको। तो अर्थिंग करने से क्या होता है, हमारे पास सिस्टम ये बनेगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। तो अभी ये वाला पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और फाइनल हमारे पास ये बनेगा, अंदर वाले सरफेस पर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव। तो अभी देखिए पॉजिटिव जब उड़ा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB वो और ज्यादा डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C अपॉन VA माइनस VB, ये कैपेसिटेंस जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो सेकंड स्टेप ये होता है, अर्थिंग से हम और कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। उससे अगला एक और स्टेप है इस कैपेसिटेंस को फर्दर बढ़ाने के लिए, वो होता है कि हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पर इस स्पेस में यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा होता है, उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो उससे भी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो एक अलग में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए आप ये समझोगे कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक ये कंडक्टर और एक ये कंडक्टर, आपने एक को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, अंदर वाले सरफेस पे आएगा, दूसरे को दे दिया नेगेटिव चार्ज, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। चलो बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस अभी हम करेंगे। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक शीट होती है इस तरह से, सिंपल एक शीट, उस शीट के सामने एक और शीट होती है। हम क्या करते हैं, हम इस तरह से इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल मॉडल। तो बैटरी से पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव जो है बैटरी का, इस शीट के एक साइड से जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो नेगेटिव यहाँ आ जाते हैं। तो इस साइड पर इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। चाहे आप ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ से पॉजिटिव इस सरफेस पे चला गया, चाहे आप ऐसे इमेजिन कर लो कि शीट में से नेगेटिव जो है वो बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हुए, नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो यहाँ तक आ गए। और एक साइड पर जब नेगेटिव चार्ज यहाँ इधर भागेगा तो मीन्स थोड़ी देर के लिए करंट भी आएगा सर्किट में, लेकिन जब इस पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा तो करंट नहीं आएगा, उसके बाद करंट नहीं होता। ये नेगेटिव जो है इधर से टर्मिनल, उसने नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, तो इस शीट के जो अंदर वाला सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। तो एक सरफेस पर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, एक इस सरफेस पे पॉजिटिव और इस सरफेस पे नेगेटिव। तो दो पैरेलल शीट्स हैं मेटल की। अब शीट का जो एरिया है वो बच्चे कैपिटल A है यहाँ पर, एरिया ऑफ द शीट, और यहाँ पर हमने Q चार्ज दिया।
अब ये जो बच्चे क्यू चार्ज होता है ये क्या होता है, देखो इस शीट के पे पॉजिटिव क्यू है और उतना ही सामने वाली शीट पे नेगेटिव क्यू है। अगर आप पूरे कैपेसिटर का चार्ज पूछो कितना है सर टोटल चार्ज, तो वो जीरो ही होगा क्योंकि पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने सेपरेट करके रखा हुआ है। इसका मतलब इस रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ना, अगर आपने ऐसे करके रखा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस रीजन में। ये हमने ऑलरेडी गॉस लॉ में पढ़ा हुआ है कि बिटवीन टू शीट्स देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका एक्सप्रेशन भी आपने सॉल्व किया हुआ है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी स्पेसिंग है बिटवीन द शीट्स। तो Q is charge on each plate and D is spacing, separation between plates। तो बहुत आसान हो गया ये सारा कुछ। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें C फाइंड करना है इसका, which is Q by V। Q by V means वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, लेकिन जनरली हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो चार्ज हमने Q दिया है, चार्ज ऑन वन कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें तो dr को E से मल्टीप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू डी, क्योंकि dr की जगह डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स है विच इज स्मॉल डी। ये हमने लिख दिया। अब इसको और अच्छे से देखो, E क्या है, E आपको पुट कर दो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, अब एक और अच्छी चीज कर सकते हैं, Q कैंसिल करना आपने ना, तो Q को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये तुम्हें पता है। टोटल चार्ज अगर आपने निकालना है सिग्मा इंटू ए कर दें, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आसान है, देखो डी से डी कैंसिल, आंसर इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जस्ट इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, Q बाई V चार्ज बता देना है, V को चेंज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स इंटू डी। यहाँ पर आपने सिग्मा Q को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखा एंड दिस इज आंसर। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब सामने से आपको देख के पता चल रहा है ये एक्सप्रेशन कि दिस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दिस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। अब क्या मतलब है देखें फिजिकली, बड़ी बड़ी प्लेट्स ले लेते हैं थोड़ी सी, तो बड़ी प्लेट्स लेने से एरिया बढ़ जाएगा, बड़ी बड़ी प्लेट्स का कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, एरिया बढ़ने से बढ़ेगी। अगर आप दो प्लेट्स को दूर दूर कर दे, ऐसे पहले यहाँ पे पड़ी हुई थी इतनी स्पेसिंग पर, आपने ऐसे पुल कर दिया, दो प्लेट्स को दूर दूर ले गए, तो पुल करने से दोनों साइड से कैपेसिटेंस जो है डी बढ़ जाएगा, सी कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट तो एयर की वैक्यूम की परमिटिविटी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाल दें, यहाँ पर बिटवीन द शीट्स हम एक इंसुलेटर डाल दें, फॉर एग्जांपल पानी में डाल दें दोनों प्लेट्स को, थर्मोकोल डाल दें, पेपर डाल दें, पेपर इज अ डाइलेक्ट्रिक, हर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है। पानी में डाल दोगे तो 81 टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटेंस, क्योंकि उस केस में ये फॉर्मूला बनेगा इनसाइड द मीडियम, अच्छे से याद कर लो। तो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक।